अब देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े तो पहले आपको टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक्टिव और पैसिव समझ पाएंगे। तो इससे पहले आप टेंसेस की वीडियोस देख लो, उसके बाद आप एक्टिव और पैसिव स्टार्ट करना। तो अब एक्टिव एंड पैसिव स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव पहले देखते हैं कि हमारे पास दो तरह की वॉइसेस होती हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का हम यूज़ कहाँ करते हैं। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपनी बात को एकदम क्लियरली, कंसाइज वे में, सीधे डायरेक्ट वे में कहना होती है, तब हम किसका बात यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस। मतलब हम कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहते, हम किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहते, तो उस वक्त हम जो वॉइस का यूज़ करते हैं, जो सेंटेंसेस जिस वॉइस में कहते हैं, वो कौन सी वॉइस होती है हमारे पास, एक्टिव वॉइस। और अब देखते हैं पैसिव वॉइस हम कहाँ यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्शन या फिर जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, मतलब एक्शन क्या हुआ, काम, काम या जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है काम करने वाले से। मतलब डूअर जो काम करने वाला है, डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, काम करने वाले से ज़्यादा उसका काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। करने वाला कौन है उससे हमें मतलब ना हो, काम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। तो जब हमें एक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ना कि एक्शन करने वाले में, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो आपको मेरे खाना खाने पे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ना कि मैं खाना खा रहा हूँ उस पे इंटरेस्ट हो, तो तब हम किसका यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का। या फिर हम काम करने वाले को जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं, या फिर उसका बताएं ना बताना एक बराबर है, इररेलेवेंट है, मतलब उसको हम बताएं ना बताएं कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े, तो तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जब हमें अपनी बात एकदम साफ तरीके से, एकदम स्पष्ट वे में कहनी पड़ती है, तब हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। और जब हमारा स्ट्रेस जो है, हमारा एम्फेसिस जो है, हम जो ज़्यादा हमारा जो स्ट्रेस है वो किस पे होता है, एक्शन पे होता है, ना कि काम करने वाले पे, या फिर हमें काम करने वाले के बारे में पता ही नहीं होता, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं एक्टिव वॉइस की थोड़ी डिटेल में एग्जांपल। तो जैसे जहाँ पे हमें किस पे स्ट्रेस करना पड़ता है, काम करने वाले पे, तो एक्टिव वॉइस में हमारा काम करने वाले पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम सीधी बात करते हैं, एकदम रेलिवेंट, हमें कोई कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं चाहिए होती कि किसने काम किया या किसने काम नहीं किया, हमें एग्जैक्टली बताना होता है कि क्या काम किसने किया। ठीक है, तो जैसे द शेफ़ कुक्ड अ डिलीशियस मील, तो ये होगी एक्टिव वॉइस। तो इसमें हमारा एम्फेसिस किस पे है, ज़्यादा दबाव किस पे है, शेफ़ पे, कि खाना पकाया डिलीशियस मील, मगर किसने पकाया, शेफ़। तो शेफ़ हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक्टिव वॉइस। और एकदम हमने साफ लफ्ज़ों में अपनी बात को कहा। या फिर किसी सेंटेंस को एकदम कंसाइज वे में बताना हो, जैसे द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, हमने कुछ भी इधर उधर की बात नहीं की, सीधी बात की कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, कि टीचर ने लेसन को समझाया, कोई कन्फ्यूजन इस बात में नहीं है, लेसन समझाया, किसने समझाया, टीचर ने, सब क्लियर है। ठीक है, उस तरीके से हम मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ राइटिंग जो होती है, जैसे ऐसे हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, या इंस्ट्रक्शंस होगी, किसी को इंस्ट्रक्शन देनी है, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तो उस इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। एसेज में भी मोस्टली हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह में भी हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ताकि कोई एम्बिग्विटी, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, तो जैसे हमने कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो हमने बताया किसने लॉन्च किया, कंपनी ने, और एक नया प्रोजेक्ट, पूरा एक ही बार में हमने साफ साफ बात कर दी। तो ये हो गई एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस हमने पहले ही कहा कि कहाँ इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल से उस चीज़ को आप समझ लेते हैं। जैसे जब काम करने वाला जो है वो अननोन हो, या फिर उसके होने ना होने से फ़र्क ना पड़े। जैसे द विंडो वाज ब्रोकन, हमें पता ही नहीं है कि किसने विंडो को तोड़ा, मगर हमें ये पता है कि विंडो टूट चुकी है, तो हमें पता है कि ये एक्शन हो चुका है, टूटने का एक्शन हो चुका है, किसने तोड़ा ये हमें पता नहीं है। या फिर अगर पता ही नहीं है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस, द विंडो वाज ब्रोकन, तो मतलब विंडो टूट चुकी है, मगर किसने तोड़ी हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ की, पैसिव वॉइस। या फिर हमें
एक्शन के ऊपर या फिर जिसके ऊपर एक्शन हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा जोर डालना है, ना कि उस पर काम करने वाला कौन है उस पर जोर नहीं डाल के हमें किस पे जोर डालना है कि काम क्या हुआ या फिर काम किसने किया। तो तब भी हम क्या यूज़ करते थे, पैसिव वॉइस। उसकी भी एग्जाम्पल से हम जो हमने ये बात कही या पहले भी बात कही एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड ऑन टाइम। प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो गया। हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि किसने किया कब किया, मगर काम कंप्लीट हो गया। हमें मतलब है काम से। तो यहाँ पे हमें किससे मतलब था, इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने से। किसने ख़त्म किया हमें उससे इंटरेस्ट नहीं था। तो हमारा ज़्यादा स्ट्रेस किस पे था कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। हमारा मेन चीज़ था कि प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पे। तो जब हमें प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि प्रोजेक्ट किसने ख़त्म किया, तो हम किस को यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस को यूज़ करेंगे। तो फॉर्मल राइटिंग में, साइंटिफिक या टेक्निकल राइटिंग में जहाँ पे हमें प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस होता है और या फिर रिज़ल्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पैसिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं। जैसे द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने ये बताया कि एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, मगर कैसे हुआ था, कंट्रोल्ड कंडीशंस में हुआ था। मतलब हमने वो पूरा प्रोसेस बताया कि वो प्रोसेस किस तरह का था, एकदम कंट्रोल्ड वे में था। ठीक है, तो हमारा फोकस जो था एक्सपेरिमेंट करने वाले पे नहीं था, हमारा उसके प्रोसेस पे था। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा फोकस था, ना कि एक्सपेरिमेंट करने वाले पे। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो हमें बताने का ज़्यादा ज़रूरी हमने समझा। हमने ये नहीं समझा कि किसने एक्सपेरिमेंट किया, हमें बस प्रोसेस में मतलब था कि एक्सपेरिमेंट एकदम अच्छे कंडीशन से कंडक्ट कर लिया गया। तो हमारा किस पे, प्रोसेस पे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस था, ना कि प्रोसेस को करने वाले पे। तो वहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मतलब ये कंपलसरी यही यूज़ नहीं है, ये मेजर यूज़ है। बाकी आप कभी कभी आप ऑब्जेक्ट को भी साथ में रख सकते हो, जैसे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। काम करने वाले को भी आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हो, मगर हम उसको लास्ट पे फेंक देते हैं। अगर काम करने वाला भी अगर कहीं ना कहीं हम अगर मेंशन करते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसको एकदम हम लास्ट पे रखते हैं, उसको ज़रा सी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसको शुरुआती स्टेज में नहीं रखते, उसको एंड पे रखते हैं। ठीक है, पहले तो रखते ही नहीं, अगर रखेंगे तो एंड पे रखेंगे। तो क्योंकि हमारा काम है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना, तो इसलिए हमें पता होगा कि काम करने वाला कौन है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हमें पता होता है कि काम किसने किया। तो इसी को अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पहले से पता होगा कि काम किसने किया। तो अब हमें अगर पता है काम किसने किया, तो उसको कहीं ना कहीं हमें एंड पे एडजस्ट करना पड़ेगा। मगर अगर हमें खुद से पैसिव वॉइस यूज़ करनी हो, कोई हमें रूल ना हो, एग्ज़ाम ना हो, कुछ ना हो, तो उस वक्त हमें काम करने वाले से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें दोनों चीज़ों से काम कराना पड़ेगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस दी होगी तो एक्टिव वॉइस में हमारे पास काम करने वाला मेंशन किया ही होता है, तो उसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पता होगा कि काम किसने किया, बस उसको हम लास्ट पे रख देंगे। तो देखेंगे अब करते कैसे हैं, तो कन्वर्जन की कैसे जाती है। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ पे। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस जो हमें दिया होगा एक्टिव सेंटेंस, तो हमें उसमें ढूंढना है सबसे पहले किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया, फिर जब हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया, उसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना देना है। क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना देना है। पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, और फिर क्या करना है, उसी को हमने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एक्टिव सेंटेंस में जो भी वर्ब की फॉर्म होगी उसको हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से रिप्लेस कर देना है। जैसे अगर हमारे पास है गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। गॉन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो अभी तक दो रूल हो गए। क्या, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो, ऑब्जेक्ट को ढूंढने के बाद उसको क्या करना है, सब्जेक्ट की जगह लेके चले जाना है, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फिर टू बी की भी हमने कोई अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे टू बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, इज़, आर, वाज, वर, और ये भी ढेर सारी फॉर्म्स हमने बताई। और इसमें एक और चीज़ करनी पड़ती है कि इसमें हमें बाई ऐड करना पड़ता है। तो
जब हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमें एंड पे फेंकना पड़ता है, काम करने वाले को कहाँ फेंकना पड़ता है, एंड पे। तो एंड पे फेंकने से जस्ट पहले हम क्या यूज़ करते हैं, बाई का यूज़ करते हैं। तो ये एग्जाम्पल से ही हमें ये रूल समझ आएंगे, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एक एक एग्जाम्पल में एक एक रूल आपको समझाया जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जनरल रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और पैसिव वॉइस में क्या है, हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कोई भी टू बी की फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर हम सब्जेक्ट से पहले बाई लिख के बात ख़त्म कर देते हैं। एक्टिव से पैसिव में जाते जाते हमें कुछ और भी करना पड़ता है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे अगर आई होगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसको हमें क्या लिखना पड़ता है, बाई में। यू को क्या लिखना पड़ता है, बाई यू। ही को क्या लिखना पड़ता है, कन्वर्ट करते करते बाई हिम। जैसे शी अगर लिखा होगा एक्टिव वॉइस में, तो उसको पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाई हर। इट को पैसिव वॉइस में बाई इट। वी अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाई अस। दे अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाई देम। राजू अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाई राजू। द टीचर अगर एक्टिव वॉइस में है तो उसको पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाई द टीचर। तो ये हमें एग्जाम्पल से हर चीज़ समझ आने लगेगी। अब आ गई ये एग्जाम्पल जिससे हमें सारे के सारे रूल्स समझ आएंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या है, द इंजीनियर डिज़ाइन द ब्रिज। सबसे पहला हमने रूल पढ़ा था कि हमें ढूंढना है, काम करने वाले को ढूंढना है और साथ में ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो हमने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, तो ढूंढो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ब्रिज। ऑब्जेक्ट क्या है, ब्रिज। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढा, वो क्या निकला, ब्रिज। तो एक काम हो गया, रूल नंबर 1 क्या, हमने ऑब्जेक्ट को ढूंढना था, ढूंढ लिया। उसके बाद हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को फिर उठा के लाना है, कहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को उठाया और कहाँ के लेके जाना है, इंजीनियर की जगह। तो सबसे पहले ही हम क्या लेके आ गए, द ब्रिज को सबसे पहले ले आए, सेंटेंस शुरू होने से पहले ही, ठीक है, ले आए। उसके बाद हमने क्या करना है, टू बी की कोई फॉर्म यूज़ करनी है, तो यहाँ पे हमने वाज को यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है, तो ये कर दी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास सब्जेक्ट था वो एंड पे लिखना है, तो वो जो इंजीनियर था उसको एंड पे, मतलब ब्रिज को इंजीनियर की जगह लिखना है और इंजीनियर को ब्रिज की जगह। बट हमने अभी क्या कहा, जैसे द टीचर था तो उसको एंड पे लिखना है, तो क्या लिखना है, बाय द टीचर। जैसे यहाँ पे द इंजीनियर था तो यहाँ पे एंड पे क्या लिखेंगे, बाय द इंजीनियर। फिर एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमें अच्छे से ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन, ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, वो क्या मिल गया, लेसन। तो अब हमें क्या करना है, इसी को उठा के सबसे पहले लिखना है। तो द लेसन को सबसे पहले लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट ढूंढा, सबसे पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को ढूंढा, ढूंढ लिया, फिर उसको सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना होता है, अप्रोप्रिएट फॉर्म लिखनी होती है टू बी की, तो यहाँ पे हमने क्या लिखी, वाज। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने क्या लिखा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वो जो क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक्सप्लेन्ड। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसको उठा के वहाँ पे फेंकना पड़ता है, कहाँ, ऑब्जेक्ट की जगह। तो द टीचर सबसे पहले था, इसको सबसे लास्ट पे फेंकना है, तो क्या करना है, लास्ट पे फेंका द टीचर। मगर हमने ये कहा था कि लास्ट पे फेंकने से पहले हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा, बाई। तो क्या यूज़ करते हैं, बाई। तो क्या, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाई द टीचर, द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाई द टीचर। अभी ये वाज क्यों आया, ये वाज क्यों आया, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ मैं रूल बता रहा हूँ। तो अब फिर से इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट। दे विल अनाउंस द रिजल्ट्स, तो ढूंढ लिया ऑब्जेक्ट। उसको क्या करना है, उठा के सब्जेक्ट की जगह लेके आना है, तो उठा के लेके आगे, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट सबसे पहले। फिर दे को क्या कर देना है, लास्ट पे लेके चले जाना है, तो लास्ट पे लेके चले गए। तो हमने ऊपर रूल पढ़ा था कि दे का क्या बन जाता है, देम। तो हमने ये क्या पढ़ा था, दे का क्या बनता है, देम, तो बाई देम, दे का बाई देम। तो एंड पे हम जब दे को लेके चले गए तो क्या बन गया, बाई देम। और बीच में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है और टू बी की कोई फॉर्म को यूज़ कर देना है, ठीक है। उसी तरीके से ये एक्टिव वॉइस है, द कैट चेज द मोस। तो इसमें देखो कौन है ऑब्जेक्ट, मोस, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या उठा के, पहले द मोस को पहले,
फिर यहाँ पे अप्रोप्रिएट फॉर्म हमने यूज़ करनी है टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो हम जब नीचे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म कहाँ यूज़ करनी है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और एंड पे कैट को कहाँ लेके जाना है, जो शुरुआती चीज़ थी, जो शुरू में बात थी, वो सब्जेक्ट था, उसको एंड पे, मगर उसको हमने क्या कहा, बाई के साथ लिखना है, तो बाई द कैट। उसी तरीके से ये ढेर सारी एग्जांपल्स हैं, ये आप PDF में देख लेना, ठीक है। अब वो जो कन्फ्यूजन थी कि वो वाज कहाँ से आया, वर कहाँ से आया, तो वो कन्फ्यूजन यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगी। तो प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें, जब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जैसे अगर हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है अगर हमारे पास, तो एक्टिव वॉइस में उसका क्या रूल था, सब्जेक्ट होता था, फिर वर्ब होता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, फिर एस या ES होता था, और फिर ऑब्जेक्ट होता था। जैसे शी राइट्स अ लेटर, तो ये एस या ES किसके साथ लगता होता था, सिर्फ ही, शी, इट या फिर राजू, सुनीता के साथ, ठीक है। तो ही, शी, इट के साथ क्या लगता होता था, एस या फिर ES, बाकी सब के साथ नहीं लगता था। तो प्रेजेंट सिंपल में ये हमारा रूल होता था, और ये उसकी एग्जांपल होगी। अब इसी को अगर हमें पैसिव वॉइस में करना है, बाकी रूल तो हमें पता चल गए कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को उठा के हमें कहाँ ऑब्जेक्ट ढूंढना है, फिर ऑब्जेक्ट को किसकी जगह लेके जाना है, सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को किसकी जगह लेके जाना है, ऑब्जेक्ट की जगह। ये तो क्लियर है। अब हमें क्या क्लियर नहीं था कि कौन सी फॉर्म हमें लगानी है, किस चीज़ की, टू बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो वो अब क्लियर होने जा रहा है। जैसे अगर प्रेजेंट सिंपल का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, एम लगाते हैं, या आर लगाते हैं। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि क्या लगाते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो इज़, एम, आर लगाएंगे, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब इज़ कहाँ लगाएंगे, कोई भी चीज़ अगर सिंगुलर होगी तो उसके साथ इज़, जैसे राज है, सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। उसी तरीके से ही है, सिंगल है तो क्या लगेगा, इज़ लगेगा। शी है, सिंगल है तो क्या लगेगा, इज़ लगेगा। और मगर आई के साथ क्या लगता है, एम, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई के साथ एम। और कोई भी चीज़ प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगता है, आर। तो आर किसके साथ लगता है, दे के साथ, वी के साथ, और यू के साथ। तो कोई भी चीज़ जो प्लूरल है उसके साथ क्या लगेगा, आर। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ। और इज़ किसके साथ लगेगा, इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्या, आराम से देख लो। इज़ किसके साथ लगता है, सिंगल चीज़ें जो अकेली होती हैं, ही, शी, इट, राजू, सुनीता, इसकी जगह क्या लगेगा, इज़। एम किसके साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ, और जो भी बाकी प्लूरल बची, दे, यू, उसके साथ वी, इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। अब देख लो, तो बस जैसे शी राइट्स अ लेटर, तो सबसे पहले हमें लेटर को पहले लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, सब्जेक्ट। फिर क्या लिखना है, इज़, एम, आर में से कुछ लिखना है। तो लेटर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ लगाया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर क्या लगाना है, बाई हर। तो जैसे शी था तो शी का क्या बन जाएगा, बाई हर। ऊपर का अगर हमने टेबल देखा था, टेबल में देखो तो शी का क्या बनता है, ये शी है, तो शी का क्या बना था, बाई हर। तो यहाँ पे क्या बन गया, शी का बाई हर, ठीक है। उसी तरीके से अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर इज़, एम, आर था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING था, फिर ऑब्जेक्ट था। जैसे सेंटेंस क्या था, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। तो अब रूल क्या कहता है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट को ढूंढ लिया, वो क्या है, हाउस। अब हाउस को उठा के कहाँ के लेके जाना है, दे की जगह, और दे को उठा के कहाँ लेके जाना है, हाउस की जगह। तो हाउस को उठा के ले आए पहले, आ हाउस। अब इसके साथ क्या लगाना है, या तो इज़ लगाना है, या तो एम लगाना है, या तो आर लगाना है। रूल क्या कहता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम इज़, एम, आर ही हमने लगाना है। तो होस है, अकेला है, सिंगल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज़। बट आगे हमने क्या लगाना है, पैसिव वॉइस में बीइंग भी लगाना है, तो हमने क्या लगा दिया, बीइंग। फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया आगे, बाई देम, क्योंकि हमारे पास क्या था, दे। तो दे को जब हम एंड पे लेके जाएंगे, दे को जब हमने एंड पे लेके गए तो उसका हम क्या बन जाता है, बाई देम। वो ऊपर वाला टेबल आप देखोगे तो दे का क्या बनता था, बाई देम।
उसी तरीके से आप देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, जैसे दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट, ढूंढ लिया, फिर इसको उठा के कहाँ लेके जाना है, दे की जगह, और दे को उठा के कहाँ लेके जाना है, प्रोजेक्ट की जगह। मगर जब इसको प्रोजेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो साथ में हमें क्या लगाना है, बाई, और दे का क्या बन जाएगा, देम। ठीक है, तो सबसे पहले द प्रोजेक्ट उठा के इसको जब हम पहले लेके चले गए, फिर द प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद रूल क्या कहता है जब पैसिव में बनाएंगे, या तो हैज़ हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यह क्या लगाना है, हैज़ या हैव। तो द प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन, तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ क्या लगता है, हैज़। जैसे ये देखो, हैज़ किसके साथ लगता होता था, ही, शी, इट और राजू, या फिर कोई भी चीज़ जो हम इनकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग में, जैसे बुक, टेबल। तो यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस सब के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो बाकी सब के साथ हैव, हैव किसके साथ, आई के साथ भी, वी के साथ भी, यू के साथ भी, दे के साथ भी, और कुछ भी जो प्लूरल हो गया उस सब के साथ क्या लगेगा, एनीथिंग प्लूरल उसके साथ क्या लगेगा, हैव ही लगेगा। तो ये हो गया हमारे पास, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना था तो लिख दिया द प्रोजेक्ट, फिर हैज़ या हैव, तो प्रोजेक्ट के साथ हैज़ क्योंकि ये सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, और उसके बाद बीन लगाना था तो लगा दिया बीन, उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी थी तो लगा दिए कंप्लीटेड, और उसके बाद दे की जगह क्या बन जाएगा, बाई देम। ठीक है, उसी तरह से अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ही हैज़ बीन पेंटिंग द वॉल, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढा, इसको क्या करना है, फिर ऑब्जेक्ट को किसकी जगह लेके जाना है, ही की जगह, तो लेके जाएंगे और उसके बाद हम बाकी चेंजेस करेंगे। बट क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये कॉमनली यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हम इसकी पैसिव वॉइस नहीं देखेंगे। हमें जस्ट क्या किया, इसको हमने रूल को रिवाइज़ किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही आप आराम से बस आपको ये रूल्स याद रखने हैं, रूल्स याद रख के आप एक्टिव का पैसिव सिंपल वे में आराम से बना सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अच्छे से इन रूल्स को सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या है, अगर सिंपल पास्ट में देखें तो उसमें क्या होता था, सबसे पहले सब्जेक्ट होता था, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती थी और फिर ऑब्जेक्ट होता था। जैसे ही पेंटेड द वॉल, क्या, ही पेंटेड द वॉल, इसको मैं ऊपर अलग से लिख लेता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो ऑब्जेक्ट को अगर ढूंढा तो वो क्या मिल गया, द वॉल। तो द वॉल को फिर क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, तो सबसे पहले लिखो द वॉल, और इस ही को कहाँ लिखना है, एंड पे, कहाँ लिखना है, एंड पे। तो जब मैं एंड पे लिखूंगा तो ही का हिम बनता है, अगर आप वो टेबल देखो तो क्या बनेगा, ही का बाई हिम। और बीच में क्या लिखना है, बीच में रूल देख के लिखना है, क्या लिखना है, बीच में लिखना है वाज या वर। जब सिंपल पास्ट होगा तो तब हमने क्या यूज़ करना है, वाज या वर। तो अब द वाल है, अकेली है, तो इसलिए वाज लगेगा, और आगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, पेंट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेंटेड, तो क्या, पेंटेड। तो द वाल वाज पेंटेड बाई हिम। तो वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा, फिर क्या लिखा, वाज या वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो वाज कहाँ लिखना होता है, कोई भी चीज़ जो सिंगुलर होती है उसके साथ, अकेली होती है उसके साथ वाज लिखते हैं, और कोई भी चीज़ जो हमारे पास प्लूरल होती है उसके साथ क्या लिखते हैं, वर। तो वर किसके साथ लिखते हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे पास प्लूरल होती है, एक से ज़्यादा होती है, एक चीज़ को हम सिंगुलर कहते हैं, एक से ज़्यादा को प्लूरल, तो वहाँ पे हम क्या ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या रूल था, सबसे पहले सब्जेक्ट होता था, फिर वाज वर होता था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल क्या, शी वाज रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रही थी। तो अब ने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, फिर उसको कहाँ लेके चले गए, सब्जेक्ट की जगह लेके चले गए। तो सबसे पहले द बुक को पहले लिख दिया, और इस शी को सबसे एंड पे लिखना है। तो जब शी एंड पे लिखते हैं तो उसका क्या बन जाता है, बाई हर, ऊपर अगर आप टेबल में देखो। फिर बीच में क्या लिखना है, रूल क्या कहता है कि अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बदलना हो तो वहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ता है, वाज, वर और बीइंग, और उसके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट लिख लिया द बुक, उसके बाद क्या लगाना है, या तो वाज लगाना है या वर। तो बुक अकेली है तो इसलिए क्या लगाया, वाज, तो क्या लगाया, वाज। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, और उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई हर।
उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता था, सब्जेक्ट, फिर हैड होता था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती थी, फिर ऑब्जेक्ट होता था। एग्जांपल जैसे दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। अब हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट, तो ढूंढ लिया, वो क्या है, द प्रोजेक्ट, उसको सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद रूल देखना है कि रूल क्या कहता है कि इसको अगर बदलना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो लगा दिया हैड बीन, हैड, फिर क्या लगाया बीन, और फिर क्या लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी एंड पे हमने क्या लगा दिया, बाई देम, क्योंकि क्या था, दे था, तो दे को एंड पे लेके चले गए तो बाई देम, और बाकी बीच में जो सेंटेंस था वैसे का वैसा। उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका भी रूल क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका कोई कॉमनली हम पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करते, तो इसलिए नहीं देखेंगे। जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे लिखते होते थे। तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पास्ट टेंस भी ख़त्म। तो अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के कन्वर्जन रूल्स। तो सबसे पहले सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का हमारे पास क्या रूल होता था, सब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे शी विल फिनिश द रिपोर्ट। तो अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, विल शैल तो वहीं पे रहेगा, जैसे विल शैल वहीं पे रहेगा, आगे हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो देखो थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, जैसे क्या थी एग्जांपल, शी विल फिनिश द रिपोर्ट। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट यह था हमारा, ऑब्जेक्ट को ढूंढा और सबसे पहले क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, द रिपोर्ट। उसके बाद रूल क्या कहता है, विल या शैल लगाना है। अगर सिंपल फ्यूचर है जिसका ये स्ट्रक्चर था, तो हमने इसमें भी पैसिव वॉइस में भी करने के लिए क्या लगाना है, विल या शैल लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, विल या शैल, तो द रिपोर्ट विल। फिर उसके बाद क्या लगाना है, बी, आगे क्या लगाना है, बी, लगा दिया बी। फिर आगे क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या था, फिनिश, तो फिनिश की क्या बनानी है, थर्ड फॉर्म, तो क्या होगी थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड। फिर उसके बाद हमने क्या कहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है, मगर उसके साथ क्या लगाना है, बाई। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या था, शी, तो शी से पहले क्या लगाना है, बाई, और फिर इसको सब्जेक्ट लिखना है। तो बट हमने कन्वर्जन रूल में देखा था कि शी का क्या बन जाता है, हर, तो बाई हर, शी का क्या बनता है, बाई हर। तो ये बन गया एक्टिव का पैसिव। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है द रिपोर्ट विल बी फिनिश्ड बाई हर। ठीक, तो द रिपोर्ट विल बी फिनिश्ड बाई हर, यही जो हमने बनाया, द रिपोर्ट विल बी फिनिश्ड बाई हर। ये ऊपर मैंने अलग से इसलिए लिखा ताकि आपको एक एक चीज़ स्लो वे में समझ आ जाए। ठीक है, उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल था। ठीक है, एग्जाम्पल थी दे विल बी प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन। तो इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अगर बदलना है तो हम क्या कहते हैं कि ये कॉमनली हम पैसिव वॉइस में बदलते ही नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ पे उसका कोई रूल यहाँ पे देख नहीं रहे। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या शैल लिखना है, फिर हैव लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरफ क्या लिख रहा हूँ मैं, एक्टिव वॉइस है, और इस तरफ क्या है हमारे पास, पैसिव। ठीक, तो पैसिव में हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है, जैसे शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, द प्रोजेक्ट लिख लिया। फिर उसके बाद क्या लिखना है, विल या शैल, तो प्रोजेक्ट के साथ लगेगा विल। फिर क्या लिखना है, हैव, तो लिखा हैव। फिर क्या लगेगा, बीन, तो लिखा बीन। फिर क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। और फिर हमने क्या लिखा, बाय टुमारो, वैसे का वैसा। ठीक है, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका भी कोई पैसिव नहीं होता, बस एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें टेंस रिवाइज हो जाए। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, बस आपको क्या करना है, ये वाले रूल्स हैं एक्टिव वॉइस के जो हमने टेंसेस में पढ़े थे, और इस तरफ जो रूल लिखे हुए हैं ये हैं पैसिव वॉइस के लिए। तो आपने इन रूल्स को क्या करना है, जस्ट याद करना है। तो जो ही आपको ये रूल्स याद होंगे, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप एक्टिव का पैसिव आराम से बना लेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव से पैसिव कैसे करते हैं। तो सिंपल रूल है, सब्जेक्ट होता है, फिर
क्या होता है, इधर एंड पे ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में और बीच में क्या होता है वर्ब। और पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लिख लेते हैं सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है और ये सब्जेक्ट उठ के कहाँ चला जाता है, इधर। सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, एंड पे। मगर ये एंड पे जाने से पहले क्या करता है, बाई। और बीच में वो हमने अप्रोप्रिएट फॉर्म जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बीच में क्या क्या लगता है वो हमने टेंसेस के टेबल में देखा। ठीक है, तो ये बीच वाला जो है ये कहाँ से आएगा, टेंसेस के टेबल में से आएगा। ठीक है, तो क्या लगाना है, वाज लगाना है, वर लगाना है, शेल लगाना है, विल लगाना है, हैव लगाना है, तो ये टेबल से आ जाएगा। तो इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा और अब आप इस पीडीएफ से अच्छे से रिवाइज़ करके एक्टिव और पैसिव वॉइस को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। और ये ढेर सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का।